नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए गेस्ट को लेकर आए हैं। गेस्ट का परिचय हम बाद में देंगे, लेकिन और ये समय भी मेरा नहीं है। मैं अमूमन आपसे दिन में बातचीत करता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि महाराष्ट्र में वोटिंग हो गई है। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक वोटिंग खत्म हो चुकी रहेगी। हम दोनों जब बात कर रहे हैं तो उस समय वोटिंग अपने अंतिम चरण में है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें भी वोटिंग हुई है और उसमें कुछ और भी हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमारे अतिथि का परिचय। हमारे साथ आज हैं रुपेश पाठक, हमारे पत्रकार साथी हैं। इन्होंने आईआईएमसी से पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद इनका लंबा अनुभव रहा है, करीबन 10-15 वर्षों का, 15 वर्षों का। और उसके साथ इन्होंने भारत के हिंदी के जो तमाम नामचीन संस्थान हैं या अखबार हैं, उनमें से कुछ के साथ काम किया है। पीआर के माहिर हैं, कुछ नेताओं के साथ भी काम किया है, लेकिन उसका उल्लेख बहुत जरूरी नहीं है। इतिहास के विद्यार्थी हैं, राजनीति पर पकड़ है, गहरी समझ रखते हैं। फिलहाल लखनऊ में बसते हैं, तो आज हम इनको उत्तर प्रदेश के सीटों पर जो वोटिंग हुई है और वहां जो बवाल मचा है उसके लिए पकड़ कर लाए हैं। रुपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यालोक वाणी के जो दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं आज दिन भर ट्विटर देख रहा था और सोशल मीडिया, उस पर दो तरह के वीडियोस लगातार दिखे मुझे, और उसमें कुछ नामचीन यूट्यूबर भी दिखे मुझे, जो पहले पत्रकार थे अब यूट्यूबर। हालांकि अब ये रेखाएं छीण हो गई हैं, लेकिन वो जो एक शुद्धतावादी लोग हैं वो इस भेद को अभी भी मानते हैं। हम लोग यूट्यूब पर ही ये बात कर रहे हैं, और मैं हमेशा से मानता हूं कि कोई भी हो, लेकिन अगर वो पत्रकारिता कर रहा है तो वो पत्रकार है। बहरहाल, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे जो एक खास धारा के यूट्यूबर हैं, तो उस तरह के लोग लगातार जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों को वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों को खास तौर से। अच्छा, इंडी अलायंस के लोगों ने ये कहा कि हमारे वोटर्स को, मतलब हमारे वोटर्स कैसे पता चल गया? मतलब जो भी बुरके में है या गोल टोपी जिसने पहनी है वो आपका वोटर है? ये तो आप प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, फिर इसको तो प्रोफाइलिंग कहा जाएगा। इसके दूसरी तरफ हमने ऐसे वीडियोस देखे जिसमें 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची बुरके में है, उसके पास आधार कार्ड भी है, वहां बहस हो रही है, झांव झांव हो रहा है। तो रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे लोग जब ये पूरे दिन से प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई कुंदरकी में नहीं किया जा रहा है, मीरापुर में वोटिंग नहीं हो रही है, फलानी जगह पर रोका जा रहा है, उसके पहले कल ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह बयान दे दिया कि बुरके वालों को मुंह देखने की ये नहीं कही जाए। क्यों नहीं कहा जाए? मतलब ऐसा क्या है? और खास तौर से मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को जगाकर इस तरह की बेहुदा बातें क्यों करते हैं ये लोग? जी देखिए, रवीश कुमार और ये अजीत अंजुम का जो संस्करण है ना, उसका विस्तार अब आज देश के कोने कोने में हो गया है। सोशल मीडिया आने के बाद जो स्थिति है उस पर एक तरह से, जिसमें मॉनिटरिंग और दूसरे जो एडिटोरियल के दूसरे चैनल हैं वो सब तो कुछ है नहीं। उसमें दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ जो कुंदरकी और जो 9 सीटों पे, बाकी सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, एक बहुत बड़ा पत्रकारों का ऐसा ग्रुप है, वर्ग है, जो एक तरह से बैकिंग कर रहा है। ऐसा नहीं, जो पार्टियां आरोप लगा रही हैं और जो ये कह रही हैं कि मुसलमानों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है या दूसरे लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, मैंने व्यक्तिगत, मेरा अनुभव है कि बहुत से पत्रकार लखनऊ से आके और दूसरे शहरों से आके इन विधानसभा क्षेत्रों में बतौर दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे संभव है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर्स को सो कॉल्ड, पहले तो ये अपने आप में बहुत अलोकतांत्रिक है कि आप किसी व्यक्ति, जैसा आपने कहा कि किसी के ऊपर आप ये इस तरह से किसी को मतलब जनरलाइज कीजिए कि वो पर्टिकुलर किसी पार्टी का वोटर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारे रवीश कुमार घूम रहे हैं, और ये खासकर विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं जिन जगहों पे चुनाव है। रवीश कुमार तो फिर भी वहां बैठे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन ढेर सारे रवीश कुमार और अजीत अंजुम यूपी और देश के तमाम हिस्से में घूम रहे हैं।
और उनकी राजनीतिक पक्षधरता भी उतनी उससे ज्यादा स्पष्ट है, क्योंकि रवीश कुमार को कम से कम डायरेक्ट उनका ना सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है ना कुछ है, तो वो बकायदा जो है उस तरह से एक तरह से बैकिंग कर रहे हैं। और ये ईरान का जो प्रॉक्सी है ना, लेबनान और बाकी जो हिजबुल्ला, उसी का आप ये समझ राजनीतिक संस्करण है। तो इस तरह से समझना कि वो जो कह रहे हैं, और ये मैं किसी एक पार्टी के बारे में ना कहूं, सभी के लिए है, इसलिए इस तरह का एलिगेशन लगाना कम से कम ये इसलिए भी सही नहीं है कि जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं उन पर हर बार सवाल खड़ा कर देना, लोगों के मन में इस तरह का विचलन पैदा कर देना, और ये पिक एंड चूज वाला जो मामला है ना, ये खतरनाक है। तो इसलिए ये जिस तरह से देख विपक्ष, जैसे अभी कुंदरकी के बारे में खबर आ रही है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आपको दोबारा कराना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, और भी विधानसभाओं से खबरें आ रही हैं। तमाम अधिकारियों के बारे में बताया गया है कि उनको निलंबित कर दिया गया। देखिए, सरकार जो कर सकती है, शासन वो कर रहा है। जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत 19-20 के लिए मतलब ऐसा कोई कसम भी नहीं खा सकता है कि अगर इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं तो व्यक्ति के स्तर पे हो सकता है कि किसी की पक्षधरता किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की हो सकती है थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद जिस तरह के विपक्ष आरोप लगा रहा है, और या जिस तरह से रवीश कुमार और अजीत अंजुम के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम का एक्सटेंशन हो चुका है। वो आपको हर विधानसभा में दिखेंगे लोग। वो लखनऊ से आए हुए लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो रात को उसी वहीं पे लड़ रहे चुनाव के प्रत्याशियों के साथ बैठते हैं। सवेरे वो खुद ही मतलब वोटर को लेके बैठ के घूम रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं, और बहुत समर्थ हैं लोग। अमूमन क्या है ना, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, यहाँ जो भी पार्टी चुनाव लड़ी है, कोई भी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, जहां पे समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन किया है, वहां पे कतई कोई पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जिस भी क्षेत्रीय छत्रप का जो क्षेत्र है, जैसे सैफई वाला एरिया है, वहां खुद में सैफई परिवार इतना संपन्न है, इतना समृद्ध है, और इतना मतलब वो उनकी लोकप्रियता है कि किसी भी पार्टी को वायलेट करना बहुत टफ है। ये संभव ही नहीं है कि आप एक तरफा कुछ कर पाए और किसी को रोक पाए वोट देने से। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। और इस तरह का एलिगेशन एक पैटर्न बन गया है कम से कम हर इलेक्शन में। और ये जैसे वो कहते हैं ना कि आप जैसी चुनाव आता है तो आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, ईवीएम में प्रॉब्लम है। अब ये ईवीएम में प्रॉब्लम के आधार पे तमाम पार्टी अपनी रेलिवेंसी बचा के रख पाई है। क्योंकि जैसे मैं जब पिछले चुनाव में जब बनारस के साइड में था, तो एक दलित मोहल्ले में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमारी बहन जी को तो हम वोट हर बार देते हैं, बहन जी वोट सिर्फ इसलिए नहीं सत्ता में आ रही है क्योंकि ईवीएम में प्रॉब्लम है। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि बात कितनी गहरी पैबस्त है। इस बात का मतलब है, अगर विपक्ष ये बात कह रहा है तो अपने आप को आज तक वो रेलेवेंट इसीलिए बना पाया है क्योंकि ईवीएम की कहानी गढ़ पाया। वरना तो ये जो इनका जनाधार है वो कहता कि जब इनको वोट सत्ता में आना ही नहीं तो हम वोट क्यों दें। आज भी वोट दिए चले जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, इनको वोट मिलता है, बस प्रॉब्लम ईवीएम की है। तो जैसे ईवीएम जाएगा, ये सत्ता में बहन जी आ जाएंगे। तो इस तरह की जो भी कहानियां हैं वो बहुत टेक्निकल गढ़ी गई सर। रवीश कुमार एक कदम और आगे बढ़ गए। रवीश कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है, कहा है, और दर्शकों श्रोताओं, आप जानते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियां नहीं करता, अमूमन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म का जो है मैं उसको मानता हूं, इसलिए रवीश हो या अजीत हो या कोई भी हो, और ये सब मेरे चूंकि समकालीन टाइप के ही हैं, इसलिए मैं इन पर और भी टिप्पणी नहीं करता। लेकिन रवीश ने एक वीडियो शेयर किया है पुलिस के साथ झड़प का। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यही होगा, उसके बाद बताया जाएगा कि फलाने का इतना वोट परसेंटेज बढ़ गया, चिल्लाना बढ़ गया। चुनाव विश्लेषण इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग पहले ये करते हैं। मतलब, हैज ही लॉस्ट इट कंप्लीटली? अगर पुलिस से झड़प हो रही है और उसमें कोई बात है, तो आप बैठ के खुद मुख्तार होकर ये निर्णय कैसे दे रहे हैं कि वो गलत है या सही है या क्या हो रहा है? आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो बच्चियां बुरकों में आ रही हैं उन पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए, एक तरफा बोलने की आपकी बीमारी है, वो मैं समझ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खराब, ईवीएम खराब से शुरू करते हैं, ईवीएम खराब, चुनाव आयोग खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, सब कुछ खराब। और पूरे 10 साल, उससे पहले 60 साल, जब तक
कांग्रेस की या बाकी लोगों की सत्ता रही तब तक सब कुछ बढ़िया। उत्तर प्रदेश में 39 सीट आप जीते हैं तो उस समय ईवीएम ठीक हो गया। अभी आपकी तेलंगाना में सरकार है, ये किसको बोलते हैं और ये किसको एड्रेस करते हैं? आपने कहा कि इनके लोग जो वोटर्स हैं उन तक ये बात पहुंची है, लेकिन वोटर्स तक तो ये बात भी है। और वोटर्स को तो मैं और आप तो गाली देंगे नहीं, हम लोग कोई राहुल विंची तो है नहीं कि हम लोग बैठ के गाली दें कि भाई हमारा वोटर खराब है या हमारा वोटर समझ नहीं पाया है। तो ये जो पॉलिटिक्स है या ये जो मनोग्रंथि है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, रवीश कुमार कभी भी किसी कांग्रेस के स्टेट से एक फोटो या एक वीडियो ट्वीट कर देते तो हम सब लोग के ऊपर बड़ी कृपा होती कि मतलब वो भी बता देते चुनाव तो वहां पे भी होता है। तो आज तक साला मतलब ये समझ में नहीं आता है कि वो एक भी वीडियो वहां से ट्वीट नहीं होता है। और दूसरा बात यह है कि रवीश कुमार मंडी वाली घटना पे, मंडी में भाव क्या चल रहा है उसको डिफेंड करते हैं, तमाम चीजें। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, रवीश मतलब ये दुर्भाग्य भी इस देश का है कि खासकर पत्रकारिता जिस तरह से स्पष्ट विभाजित हो गई है, और वो रवीश कुमार उस आधार पे लोकप्रिय भी हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग उनको लोकप्रिय भी बनाया हुआ है, वो अलग मामला है। लेकिन लेकिन जिस तरह से रवीश कुमार मतलब बातें कर रहे हैं, या जिस तरह से सेलेक्टिव दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। और बार बार इस तरह का माहौल बनाना, इससे कहीं ना कहीं एक तरह से जो जो खासकर विपक्ष में लास्ट मोमेंट पे मैंने ये भी फील किया है कि जो मैं समझ पा रहा हूं कि मुझसे कई लोगों ने आज कहा कि लास्ट मोमेंट पे जब विपक्ष इस तरह का आरोप लगाता है तो विपक्ष का खुद का वोटर भी कंफ्यूज होता है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हार रहे हैं या हमारी पार्टी हार रही है। तो पता नहीं टेक्निकल की कितना बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दृष्टि को फिर से मतलब इस नजरिए को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। सर आपका सवाल प्लीज एक बार दोहरा दें अगर शायद मैं। मेरा सवाल यही था जो आपने जवाब दिया, मैंने यही सवाल पूछा था कि ये रवीश हो या, क्योंकि फिर से मैं दर्शकों से कहूं कि मैंने एक नाम लिया है लेकिन ये प्रवृत्ति है, ये एक पूरे गिरोह की प्रवृत्ति है, ये एक पूरे झुंड की प्रवृत्ति है कि आप जब तक जीतते हैं तब तक आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वरना आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाते हैं। अगर सीजेआई ने राम मंदिर का फैसला दिया तो वो खराब हो गए, लेकिन उसी सीजेआई ने 5 एकड़ जमीन भी दी है, और उन्हीं सीजेआई ने कई ऐसे फैसले भी दिए हैं जिनको लेकर आप लालूट भी हैं, चाहे वो एएमयू का मामला हो, चाहे वो जामिया का मामला हो। तो ये जो मनोग्रंथि है, एक तो इसको समझना, और दूसरे, अब चूंकि हम लोग इस बातचीत को अंतिम लैप में ले जा रहे हैं, तो यूपी में कुल मिलाकर जो मामला है, क्या हार का डर अखिलेश यादव को साफ साफ दिख रहा है? देखिए, जो पहले सवाल का आप पे 2 लाइन बोल के फिर मैं उस मूल विषय पे आता हूं सर। पहले तो ये कि एक तरह से रूमर मशीन बन गया है पूरा की पूरा विपक्ष का जो मीडिया एक्सटेंशन है, जिस तरह से बातें हो रही है, या ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो उसके बरक्स इस सोशल मीडिया पे एक पूरा रूमर मशीन है जो खासकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और वो एक अलग मामला है। जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जो है ये एक तरह से बहुत निर्णायक चुनाव है। खासकर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिला था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत निर्णायक है और महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपना जो 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 पूरी ताकत है वो झोंक दी है इलेक्शन में। और मुझे लगता है कि ज्यादा ईमान बेहतर तो ये होता कि दोनों पार्टियां अंतिम समय में इस तरह की बातें ना करके चुनाव परिणाम का वेट करती। और जिस तरह का एलिगेशन है वो तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब भयभीत विपक्ष दिख रहा है। लेकिन और एलिगेशन भी बहुत कि वोट नहीं देने दिया गया, बहुत लोग, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी कुछ पत्रकारों से, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं और विपक्ष के तमाम लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि तमाम लोगों को कुंदरकी है, सीसामऊ है, और तमाम जगहों पे बवाल की खबर है, और चुनाव आयोग ने राज्य के 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर के सीसामऊ में 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, मुरादाबाद में 3 पुलिस अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं, मुजफ्फरनगर में 2 पुलिस अधिकारियों को, ये अधिकारियों की बात है, कोई सामान्य पुलिसकर्मी की बात नहीं है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मतलब प्रशासन तो काम करते हुए दिख रहा है। अगर प्रशासन की नीयत ठीक नहीं होती
तो मेन टाइम पे अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया जाता, या सरकार की अगर विश्वसनीयता या उसकी पक्षधरता इस तरह की होती, तो मुझे लगता है कि कायदे से चुनाव को लेके मतलब ये एक तरह से अपना सेल्फ गोल कर देना है। विपक्ष अगर ऐसा कर भी रहा है तो मुझे लगता है कि सेल्फ गोल है ये, क्योंकि आपको वेट करना चाहिए चुनाव का। और दूसरा बात ये था कि इस बात को लगातार मैं जितना समझ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, उसमें मुझे बार बार ये लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे जब 12-2 बजे के बाद जिस तरह की ये घटनाएं आई हैं ना, उसके बाद खुद विपक्ष का जो वोटर है वो भीतर से कंफ्यूज हुआ है। उसके अंदर ये मैसेज गया है कि ये चुनाव लूज कर रहे हैं हम, या हमारी जो पार्टी है जिसके जिसके पक्ष में हम खड़े हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये भय तो है, और भय इसलिए भी है क्योंकि 27 खड़ा है, 27 महत्वपूर्ण है, और कहीं इस चुनाव के जो असर है और जो इसका जो मैसेज है वो 27 तक ना पहुंच जाए, इसलिए भी विपक्ष इसके लिए एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया में है कि अगर चुनाव का परिणाम निगेटिव भी आता है तो बाद में वो इस तरह से चीजों को डिफाइन कर पाए, और उनका ये उनकी पुरानी तैयारी है, वो बार बार ऐसा करते हैं कि अगर हारे। जी, चलते चलते जरा महाराष्ट्र को भी लपेट लेते हैं। महाराष्ट्र में तो अद्भुत हुआ, और झारखंड में भी, कि भाई जमाई टोला झारखंड से शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र में तो बात 17 मांगों तक हुई, उसमें बाकायदा कांग्रेस ने, एनसीपी ने, सबने हामी भी भरी। बाद में दोनों नेताओं ने भले ही कह दिया, दोनों के प्रदेश अध्यक्ष ने, उद्धव सेना और कांग्रेस ने के प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी मिले, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं हुआ। और वहां जबरदस्त मुस्लिम ध्रुवीकरण भी हुआ। वहां सपा नेता अबू आजमी, सपा भी 5 सीटों पर लड़ रही है, सपा ने 12 सीटें मांगी थी, लेकिन वहां का भी परिणाम और वहां की भी वोटिंग देखकर बहुत आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और महाराष्ट्र तो देखिए बहुत दिलचस्प हो गया है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, शायद चुनाव महाराष्ट्र में जितना दिलचस्प हो गया है, खासकर पिछले लंबे समय से जिस तरह की प्रैक्टिस चल रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि, और मतलब महाराष्ट्र बहुत दिलचस्प है। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झारखंड में थोड़ा जो उनका आदिवासी को लेकर जो सेंटिमेंट था उसको किसी ना किसी तरीके से एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश की है विपक्ष ने, और ये कहा है कि भाजपा आदिवासियों के खिलाफ है। इन तमाम बातों के बावजूद भी कि भाजपा ने इसके पहले बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जो आदिवासियों के पक्ष में है। तो झारखंड की लड़ाई तो एक तरह से मजबूत दिख रहा था गढ़ भाजपा का, लेकिन झारखंड की लड़ाई को भी बाद में दिलचस्प बनाया है विपक्ष ने अपने टैक्टिक्स से, अपने जो भी आदिवासी कार्ड प्ले करके। लेकिन महाराष्ट्र देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र पे अलग से चर्चा आप निश्चय करेंगे अपने आलोक पाड़ी पे, तो बहुत शानदार होगा। और मुझे लगता है कि ये चुनाव पे सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की होगी तो महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बनना तय है, लगभग ये माना जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना मुश्किल है कि अपने दम पे, अपने अलायंस के बल पे क्या जो नंबर है वो नंबर भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए साहब, अब महज 2 दिन बचे हैं, तीसरे दिन परिणाम आ जाएंगे, और धन्यवाद ईवीएम का। ये परिणाम एक ही दिन में लगभग आ जाते हैं 10-12 बजे तक। दर्शकों श्रोताओं, हमारी कोशिश रहती है कि हम हल्ला गुल्ला के बगैर कुछ ढंग की तार्किक बात कर सकें। इसके लिए आप लोग बराबर लिखते भी हैं, कई दर्शकों श्रोताओं ने लिखा भी है कि आपकी रीच कम है, रीच कम है। तो थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल हूँ, रीच आप जैसे लोग बढ़ाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने 3-4 महीनों में जितनी रीच बढ़ा दी है वो आप सभी की कृपा है, और उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों बता दूं कि रुपेश कोजागरी नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अगर आपको कायदे की, इतिहास की, धर्म की, राजनीति की बात सुननी है तो आप इनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अपना स्नेह और प्रेम व्यालोकवाणी पर बनाए रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और इस चिंता से तब मुझे मुक्त कर देंगे आप कि मेरी रीच कम है या ज्यादा है। बहरहाल, अभी लेंगे एक विराम, फिर से नए वीडियो में फिर से होगी नई बात। अभी दीजिए आज्ञा। जय सिया राम।